हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPLT टेट संपूर्ण हिंदी सीरीज के हिंदी भाषा और उसका विकास टॉपिक का पार्ट नंबर 3। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका एग्जाम यहीं से आने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, संपूर्ण हिंदी सीरीज ना केवल आपके HPLT टेट तक सीमित है, अपितु आपका जो LT कमीशन होता है, आपका नेट एग्ज़ाम होता है, सेट एग्ज़ाम होता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। और जो भी स्टूडेंट्स हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, हमारी सीरीज़ को रेगुलर देख रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और हमारे टारगेट फोकस फैमिली को और बड़ा करने में मदद कीजिएगा। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था भारतीय आर्य भाषा, जिसमें 3 टाइप की थी: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो 2 प्रकार की थी, यानी जिसमें 2 भाषाएं थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और हमने डिस्कस किया था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में जो है 3 भाषाएं सम्मिलित थी: पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा और अपभ्रंश भाषा। तो हमने पाली भाषा डिस्कस की थी और प्राकृतिक भाषा हमने डिस्कस किया था, और उसके जो प्रमुख भेद हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, कैकई, टक, श्वास और ब्राचल। तो ये थी प्राकृतिक भाषाएं। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था थर्ड पार्ट इसका, तीसरी भाषा यानी अपभ्रंश भाषा। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। तो इसमें जो है हिंदी की 3 काल क्रमिक स्थितियां बताई गई है। कौन कौन सी भाई? प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का अर्थ है गिरा हुआ अथवा बिगड़ा हुआ। प्राकृतिक की तुलना में भी जिस भाषा में ध्वन्यात्मक तथा व्याकरणिक परिवर्तन हो गया था उसे पंडितों ने अपभ्रंश या फिर अवहट नाम से अभिहित किया था। अपभ्रंश प्राकृतिक तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। तो कुछ लोगों की यह धारणा है कि अपभ्रंश जो है प्राकृतिक और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी नहीं है, अपितु वह ही जो है प्राकृतिक कालीन एक क्षेत्रीय भाषा है, किंतु ऐसी कोई संभावना नहीं है। अपभ्रंश जो है प्राकृतिक और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी है तथा हर आधुनिक आर्य भाषा का जन्म किसी न किसी रूप में अपभ्रंश से हुआ है। तो भाषा के रूप में जो है अपभ्रंश का प्रयोग 6ठी शताब्दी से मिलने लगता है। तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईस्वी स्वीकार किया है। और डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने ग्रंथ हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश का योगदान में जो है अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईस्वी स्वीकार किया है। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के मतानुसार अपभ्रंश का जन्म जो है 500 ईस्वी के आसपास हुआ था। उसके बाद बोलियां डिस्कस करते हैं। यूं तो प्राकृतिक सर्वस्व ग्रंथ में अपभ्रंश के भेद जो है 27 बतलाए गए हैं, किंतु मुख्य अपभ्रंश कैकय, टक, ब्राचल, शौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी तथा मागधी मानी जा सकती है, जिनके स्थान वे ही थे जिनका उल्लेख जो है प्राकृतिकों के प्रसंगों में हो चुका है। और डॉक्टर चटर्जी ने खस नाम की एक अपभ्रंश की भी कल्पना की है, जिसका स्थान पर्वतीय क्षेत्रों में माना गया है। और डॉक्टर याकोबी ने अपभ्रंश के 4 भेद तथा तारगे ने 3 भेद और नामवर सिंह ने जो है 2 भेद किए हैं, किंतु ये भेद साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर किए गए हैं। प्राकृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी के रूप में जो है अपभ्रंश के 6 से 7 भेद मानने ही पड़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा, आचार्य मार्कंडेय द्वारा जो है अपभ्रंश के कुल 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से भेद? नागर जो गुजरात की बोली है, उपनागर राजस्थान की बोली, और ब्राचल जो है सिंध की बोली बताई गई है। किसके द्वारा? आचार्य मार्कंडेय के द्वारा। और अगला है अवहट। तो भाषा जो है परिवर्तनशील होती है। कोई भाषा जब साहित्य या माध्यम होकर एक प्रतिष्ठित रूप ग्रहण करती है और व्याकरण के रूप में जो है बंध जाती है, जब वह जनभाषा से दूर हो जाती है। अपभ्रंश की भी यही गति हुई। अपभ्रंश के ही परवर्ती या फिर परिवर्तित रूप को अवहट कहा गया है। 11वीं से लेकर 14वीं के अपभ्रंश कवियों ने जो है अपनी भाषा को अवहट कहा है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर में किया। प्राकृत पेंगलम की भाषा को जो है उसने टीकाकार वंशीधार ने जो है अवहट माना है।
संदेश रासा के रचयिता अब्दुर रहमान या फिर अदहमाल ने भी जो है अवहट का उल्लेख किया है। मिथिला के विद्यापति ने अपनी कृति कीर्तिलता की भाषा को भी जो है अवहट माना है और आधुनिक भाषाविदों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर अवहट को उत्तरकालीन या फिर परवर्ती अपभ्रंश माना है और बताया गया है कि निश्चित रूप से अवहट में ध्वनिगत, रूपगत और शब्द संबंधी बहुत से ऐसे तत्व है जो इसे पूर्ववर्ती अपभ्रंश से अलग करती है। अवहट काल जो है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी या फिर थोड़े बाद का काल निश्चित किया है। साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी तक होता रहा है। इस दृष्टि से यह भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जा सकती है। यानी अवहट को जो है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना जा सकता है। और साथ ही साथ स्नेह रहस्य और कीर्तिलता के अतिरिक्त वर्ण रत्नाकर और प्राकृत पेंगलम के कुछ अंश पुरातन प्रबंध संग्रह की कतिपय अनुश्रुतियों, नाथ और सिद्ध साहित्य, नेमिनाथ चौपाई, बाहुबली रास, थूलीभद्रभाग आदि अवहट की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्हीं के आधार पर जो है अवहट की प्रकृति को जाना गया है। और कुछ विद्वानों ने महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी और रोडाकृत राउलबेल को भी जो है अवहट के ग्रंथ माना है। और उसके बाद है भाई पुरानी हिंदी। तो यह कहना बहुत कठिन है कि पुरानी हिंदी का आरंभ कब से होता है। सन 1000 ईस्वी के आसपास नव्य भारतीय आर्य भाषाओं का उदय माना जाता है, किंतु 8वीं 9वीं सदी के सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हुई हिंदी जो है स्पष्ट दिखलाई देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य के इतिहास सिद्धों की वाणी से शुरू किया है। सरहपा, कनहपा आदि सिद्ध कवियों ने अपनी भाषा को जो है जन से अधिक निकट रखा है। और कुछ विद्वानों ने जैन कवि पुष्यदंत को हिंदी का आदि कवि माना है, परंतु उनकी कृति तिसंधवी महापुरी सगुण अलंकार की भाषा निसंदेह अपभ्रंश है। पौमचर्यु में जो है महाकवि स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है और विद्यापति की 2 पुस्तकें अवहट में है। वर्ण रत्नाकर के संपादक भी मिथिला के रहने वाले थे। दोनों की भाषा मूलतः पूर्वी अवहट है, परंतु पूर्वी हिंदी के बीज उनमें से जो है मिल जाते हैं। अवधी के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद की भाषा को आरंभिक हिंदी नहीं कहा जा सकता। उनका रचना काल जो है 14वीं सदी के अंतिम चरण का है और उनसे पहले अन्य बोलियों की साफ सुथरी रचनाएं उपलब्ध है। और नाथ जोगियों की वाणी में आधुनिक हिंदी का रूप जो है अधिक निखरा हुआ है। इसी परंपरा को जो है बाद में जयदेव, त्रिलोचन, कबीर आदि ने आगे बढ़ाया। और शुद्ध खड़ी बोली यानी हिंदवी के नमूने अमीर खुसरो की शायरी से प्राप्त होते हैं। खड़ी बोली में रोडा कवि की रचना राउलबेली खड़ी बोली की जो है कुछ पुरानी रचना है। राजस्थान और उसके आसपास हिंदी के इस आदिकाल में 4 प्रकार की भाषा का प्रयोग होता रहा है। एक तो अपभ्रंश यानी मिश्रित पश्चिमी हिंदी, जिसके नमूने स्वयंभू के पौमचर्यु में मिल सकते हैं। दूसरी डिंगल, तीसरी शुद्ध मरु भाषा बोले तो राजस्थानी भाषा, और चौथी भाषा पिंगल है। और डिंगल को जो है चारण वर्ग की भाषा कह सकते हैं क्योंकि यह लोक प्रचलित भाषा नहीं थी। और पिंगल एक व्यापक क्षेत्र की भाषा थी जो सरस और कोमल होने के साथ साथ एक व्यवस्थित भाषा भी थी। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।